हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 2 मार्च वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड डिस्कस करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब इट, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें एंड अपने रिस्पॉन्स हमें दे। सो फ्रेंड्स, आज हमें 5 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं और कहीं ना कहीं ये 5 आर्टिकल्स बड़े ही मजेदार हैं। वी विल डिस्कस वन बाय वन एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है। तो without delaying, let's start with the first article. Software with intelligence marking based identification of Asiatic lions Simba to identify Asiatic lions. तो बेसिकली आपको ही पता है टाइगर सेंसस कंडक्ट की जाती हैं और उसके लिए वेरियस टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है सो दैट हम टाइगर्स को आइडेंटिफाई कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल आपने CATS के बारे में पढ़ा होगा, कंजर्वेशन एज्योर टाइगर स्टैंडर्ड्स। तो ये सब क्या होते हैं? बेसिकली सर्टेन स्टैंडर्ड्स के आधार पर जो टाइगर रिजर्व्स की जो क्वालिटी है उसको मॉनिटर की जाती है। उसी प्रकार से आपने कैमरा ट्रैपिंग का नाम सुना होगा, जिसके माध्यम से जो पॉपुलेशन है, चाहे वो एलिफेंट्स की कह लो या फिर टाइगर सब की कह लो, वो सबको आइडेंटिफाई किया जाता है और तभी जाके हम लोग सेंसस तैयार कर पाते हैं इन वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का। तो ये सब कुछ टूल्स है। उसी प्रकार से अब आपका आ गया है सिम्बा। याद रखना है, सिंघम वाली नहीं। ये जो आपका सिम्बा है ये एक सॉफ्टवेयर होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर, जो कहीं ना कहीं एशियाटिक लायंस के पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करने में, काउंट करने में मदद करेगा। और ये सिम्बा जो है आपका सिर्फ काउंटिंग ही नहीं करेगा, बल्कि इट कैन हेल्प इन टू आइडेंटिफाइंग द एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक जेंडर, नेम एज वेल एज लाइफ स्टेटस और भी बहुत सारी चीजों का जानकारी ये दे सकता है। दैट्स व्हाई दिस सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आती है सिम्बा समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट, तो इट इज रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियाटिक लायंस। तो ऐसे याद रख सकते हो। और एशियाटिक लायंस के बारे में तो हमें जानना ही होगा। सबसे पहले हम एशियाटिक लायंस को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम सिलेबस के दर्शन कर लेते हैं, बिकॉज सिलेबस इज आवर गॉड इन द फील्ड ऑफ यूपीएससी। सो इनके दर्शन तो कर लिए ही जाने चाहिए। सो फ्रेंड्स, वेयर इज आर्टिकल नंबर 1? आर्टिकल नंबर 1 आप देख सकते हो, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। तो कंजर्वेशन के टॉपिक में आपका ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट एशियाटिक लायन, एशियाटिक लायन की अगर हम बात करें तो जो आपके 5 बिग कैट्स होते हैं जो इंडिया में इनहेबिट करते हैं, उसमें से एक है आपका एशियाटिक लायन। तो ये 5 बिग कैट्स कौन है, आप नाम याद रख सकते हो। तो बंगाल टाइगर, नाम से पता चल रहा है बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं, इंडियन लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड। और उसके बाद एक आपका एशियाटिक लायन आ जाता है। लेकिन आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, कान खुले होने चाहिए, कि जो आपके एशियाटिक लायन है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही मिलती है। ठीक है, और कहां पर मिलती है? तो सिर्फ और सिर्फ गुजरात में ही मिलती है। ये भी याद रखना, ओनली इन इंडिया एंड ओनली इन गुजरात। कहां पर गुजरात में? तो 5 प्रोटेक्टेड एरियाज इन गुजरात। पहला है आपका गिर नेशनल पार्क। आप मैप को खोल के जरूर देखो जो भी आपके प्रोटेक्टेड एरियाज है, कि गिर नेशनल पार्क आखिरकार कहाँ है, गिर सेंचुरी कहाँ है ना। एंड वी हैव द पानिया सेंचुरी, मित्तयला सेंचुरी एंड गिरनार सेंचुरी। ठीक है, तो मैप में जरूर खोल के देखो और यही सबसे छोटे छोटे 1 लाइनर क्वेश्चंस निकल जाते हैं। ठीक है, पानिया सेंचुरी समटाइम्स इन न्यूज कहाँ पर है आपका, ऐसे करके क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। तो हम लोग जनरली इन डाटा को इग्नोर कर देते हैं या फिर हमारे माइंड से ही निकल जाती है। सो वी मस्ट सी दैट। एंड जो लाइन्स है, लाइन्स आर ओनली कैट्स दैट लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड प्राइड। तो जो लाइन्स होते हैं दीज आर ओनली कैट्स जो ग्रुप्स में रहते हैं और इसको प्राइड कहा जाता है। एंड फीमेल लाइन्स आर द प्राइड्स प्राइमरी हंटर। ये भी याद रखना है आपको, जो फीमेल लाइन्स होते हैं वो प्राइड के प्राइमरी हंटर्स होते हैं। ठीक है, एंड जो जेस्टेशन पीरियड है वो आपका 100 से 119 दिन तक आपका होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन हाँ एलिमिनेशन के माध्यम से बन गए थे। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा भर कर जानकारी रखनी है, कुछ कुछ जानकारी रखनी है कि हाँ, जैसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, फीमेल लाइन्स आर द प्राइड्स प्राइमरी हंटर। बिल्कुल ये सही होगा। जेस्टेशन पीरियड,
तो आप देख सकते हो 100 से 119 डेज का होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट जेस्टेशन पीरियड, यानी कि जो बच्चे पैदा करने की जो समय होती है उसी को तो जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो 100 से 119 दिन। और अगर हम बात करते हैं कंजर्वेशन स्टेटस की, तो शेड्यूल 1 में है ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अच्छे से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही। अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइट एंड IUCN के क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में नहीं है, याद रखना है आपको, इंडेंजर्ड लिस्ट में है, ठीक है, इंडेंजर्ड लिस्ट में, नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड। एंड एशियाटिक लायंस स्लाइटली स्मॉलर होते हैं देन द अफ्रीकन लायंस। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अफ्रीका में आपका जो टेम्परेचर है, फूड वूड है, वो कुछ ज्यादा ही ट्रॉपिकल टाइप का होता है, इसीलिए वहाँ जो ग्रोथ होते हैं लायंस के इन टर्म्स ऑफ साइज वो बड़े होते हैं। इसीलिए अफ्रीकन लायंस का जो आपका साइज है, ठीक है, वो जनरली बड़ा होता है, बिगर होता है एज कम्पेयर टू द एशियाटिक लायंस। एंड IUCN स्टेटस अफ्रीकन लायन का क्या है, वल्नरेबल है, ठीक है। और उसी प्रकार से एशियाटिक चीता वर्सेस जो आपका अफ्रीकन चीता, ऐसे भी कंपेयर करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बेसिक्स डिस्कस कर ली है फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं, जो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो सिम्बा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फोटो आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसको स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है टू डिस्टिंग्विश द पैटर्न्स या मार्क्स जो लाइंस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको ही पता है ना, टाइगर का एक फोटो भी मैंने निकाल के रखा है, मजेदार, देख सकते हो। ये जो आपके हैं पैटर्न्स या मार्क्स जो मैं ब्लैक देख रहे हो, ये सब आपके यूनिक होते हैं हर एक लायन के, ठीक है, हर एक लायन के यूनिक होते हैं। दैट्स वाई इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिकॉज ऑफ दीज यूनिकनेस पैटर्न्स आइडेंटिफिकेशन किए जाएंगे आपके लायंस के पॉपुलेशन को, ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है। तो कैसे ये वर्क करेगा, इससे पहले जाने हम ये जान लेते हैं कि इसे डेवलप किया गया है हैदराबाद बेस्ड टीलियो लैब्स के द्वारा, है ना। तो हैदराबाद बेस्ड टीलियो लैब्स के द्वारा कैसे ये वर्क करता है, तो पहली बात तो जो एशियाटिक लायंस हैं इसके अपने यूनिक विस्कर स्पॉट्स होते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ देयर मजल। मजल का मतलब ये हुआ जो एक्सटेंडेड पोर्शन होता है एनिमल्स का, ये जो है ना, जैसे डॉग का एक्सटेंडेड पोर्शन, उसका जो माउथ निकला हुआ होता है, जैसे टाइगर का भी आप देख सकते हो, ये जो है आपका एक्सटेंडेड पोर्शन। तो ऑन आइदर साइड मतलब इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो ये याद रखनी है। तो ये सब लाइन के यूनिक है, और ये सब लाइन के यूनिक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपका सॉफ्टवेयर है उसी यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करेगा और बेस्ड ऑन दैट यूनिकनेस आपका पॉपुलेशन को काउंट करेगा। तो ये बातें होप आप समझ गए होंगे। तो आप देख सकते हो एशियाटिक लायंस हैव यूनिक विस्कर स्पॉट्स ऑन आइदर साइड ऑफ देयर मसल एंड एज पर द साइंटिफिक स्टडीज ये जो प्रिसाइज पैटर्न्स होते हैं वो हाईली वेरिएबल होते हैं। हाईली वेरिएबल मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं। एक जो लाइन होगा और दूसरा जो लाइन होगा, दोनों में ये जो पैटर्न्स है वो डिफरेंट होंगे और ये चेंज भी नहीं होते हैं ओवर द टाइम। दैट्स व्हाई इट इज ए बेस्ट टूल हम कह सकते हैं, जिसके माध्यम से हम जो लाइन के पॉपुलेशन को बेस्ड ऑन देयर यूनिकनेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड सिम्बा की अगर हम बात करें तो सिम्बा मशीन लर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जो भी इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशंस करने हैं लाइन के उसको ऑटोमेट करता है बेस्ड ऑन द वेरिएबिलिटी इन द इंडिविजुअल्स विस्कर स्पॉट पैटर्न। वही मैंने आपको बताया, एज वेल एज प्रेजेंस ऑफ स्कार्स ऑन द फेस, नोसेस, ऑन द ईयर्स एंड अदर मेटा डाटा ऑफ द फोटोग्राफ। तो ये जो आपका वेरिएबिलिटी है इन इंडिविजुअल्स विस्कर स्पॉट पैटर्न एंड द स्कार्स प्रेजेंस, इन सब के आधार पर आपका जो टाइगर, ये जो लायन के पॉपुलेशंस हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो सिग्निफिकेंस आप भी समझ सकते हो, जो भी यूजर्स होंगे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि जो भी लायन है क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे उनके डेटाबेस में, और या फिर कोई नया एडिशन हुआ है। तो अगर नया एडिशन हुआ है तो इसका मतलब जो लाइन की पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है ना। साथ ही साथ अब एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसको अच्छे से याद रखना है। ये जो आपका सिम्बा है इसके माध्यम से हम क्या क्या पता लगाया जा सकता है, जेंडर पता लगाया जा सकता है, नेम पता लगाया जा सकता है, माइक्रोचिप नंबर, लाइफ स्टेटस भी पता लगाया जा सकता है, एज वेल एज लैक्टेटिंग अगर फीमेल है तो ये सब भी आपका पता लगाया जा सकता है,
to filter the individuals from the database, and it will also aid the efforts towards conservation and management of the species in the Asiatic landscape। ये तो हमारा टॉपिक का सिलेबस ही है ना। तो जब भी ऐसा कुछ टूल्स आए इन्वायरमेंट के सेक्शन में या फिर जो भी स्पीसीज के प्रोटेक्शन के सेक्टर में, तो पहला आपको सिलेबस ही चिपका देना है ना। कंजर्वेशन में ये मदद करेगा, तो आपको उतना इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देख सकते हो इसमें साफ साफ सिलेबस को चिपका दिया है, एड्स द एफर्ट्स टुवर्ड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द स्पीसीज इन द एशियाटिक लैंडस्केप। अब यहाँ पर टाइगर के लिए कोई टूल आएगा तो यहाँ चिपका दो आप टाइगर, ठीक है। या फिर यहाँ पर कोई दुगोंग के लिए कुछ आएगा तो यहाँ पर चिपका दो दुगोंग, तो यहाँ से एक आंसर कॉमन पॉइंटर के रूप में निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द सेकंड आर्टिकल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैंडेमिक ट्रीटी टू प्रिवेंट ग्लोबल हेल्थ डिजास्टर। आपको पता है ये जो आपका कोरोना वाली पैंडेमिक आई, तो इससे दुनिया की आंखें एक प्रकार से खुली, तो कि भाई साहब हमारे विश्व में कहीं ना कहीं एक ग्लोबल लेवल पर पैंडेमिक ट्रीटी नहीं है जो ऐसे ग्लोबल हेल्थ डिजास्टर को प्रिवेंट कर सके। तो जब आंख खुली तो जाहिर सी बात है इस पर डिस्कशन डिबेट हुआ और बाद में ये डिसीजन लिया गया कि हमें कहीं ना कहीं पैंडेमिक ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट्स बनाने की जरूरत है। तो इसी कंटेक्स्ट में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में ये न्यूज़ है। तो सबसे पहली बात तो सिलेबस के साथ करते हैं, और सिलेबस में आपका हाँ देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज फोरम्स देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। तो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या है, WHO, और WHO के बारे में 4-5 पॉइंट पता होनी चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और जो WHO के फंक्शंस क्या है, ये थोड़े से बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। और WHO का कुछ इनिशिएटिव्स भी चलते रहता है ना, तो वो आप पता लगा सकते हो। तो अगर हम बात करें कंटेक्स्ट की, तो WHO पैंडेमिक ट्रीटी लाने की बात डिस्कस कर रहा है इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, जिसके कारण कहीं ना कहीं तो एक्सपोज हुआ ही कि भाई साहब हमारे जो ग्लोबल हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट है उसमें कमियां हैं, खामियां हैं, तभी तो ये जो पैंडेमिक है इतने लंबे समय तक चली थी। आप देख सकते हो 2020 में आई थी और 2022 हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी ये जो पैंडेमिक है खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो क्या इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं ग्लोबल हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट में कमियां हैं और उस कमियों को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं एक पैंडेमिक ट्रीटी लाने की बात चल रही है। और क्या है इस पैंडेमिक ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव, तो एक कन्वेंशन या एग्रीमेंट या फिर अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जाए सो दैट भविष्य में अगर कोई पैंडेमिक आने की संभावनाएं हैं तो उस आने की संभावनाओं को सिर्फ संभावनाओं में ही बदल देना है, यानी कि टू प्रिवेंट फर्दर पैंडेमिक्स एंड इम्प्रूव द प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, कि अगर हो भी जाए तो कैसे हम उस पैंडेमिक के प्रति अपने आप को तैयार रख सकते हैं और उसको डील कर सकते हैं। तो ये आपका ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव है। बैकग्राउंड ऑफ द ट्रीटी की बात करें तो आप देख सकते हो दिसंबर 2021 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन्होंने एक डिसीजन अडॉप्ट किया। आपको भी पता है ना, जब भी कोई असेंबली होगी, मीटिंग होगी, तो वहां से एक डिस्कशन या फिर डिक्लेरेशन निकल के आता है ना। तो वहां से क्या निकल कर आया, द वर्ल्ड टुगेदर। ये वर्ल्ड टुगेदर याद रखना, वर्ल्ड टुगेदर समटाइम्स इन न्यूज एसोसिएटेड विथ व्हाट, तो WHO का एक प्रकार से ज्वाइंट स्टेटमेंट कह सकते हो। जो भी मेंबर ने डिस्कशन की थी वहां से जो सहमति निकली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में से, वहां से ये आपका निकला वर्ल्ड टुगेदर। और याद रखना है ये जो दिसंबर 2021 में आपका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का सेशन हुआ था वो सेकेंड स्पेशल सेशन था सिंस इट वाज फाउंडेड इन 1948। तो WHO बना तो था 1948 में, ठीक है, और उसके बाद से दूसरा स्पेशल सेशन अभी तक हुआ है, तो खासकर इस पैंडेमिक को लेकर हुआ था। एंड अंडर द डिसीजन, यानी कि ये जो आपका डिसीजन लिया गया है वर्ल्ड टुगेदर में जो भी बातें कही गई है, इस बातों में एक बात ये भी है कि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी तैयार किए जाएं, एस्टेब्लिश किए जाएं, और ये जो बॉडी होगी वो ड्राफ्ट करेगी, नेगोशिएट करेगी सर्टेन कंटेंट्स ऑफ दिस ट्रीटी जो आर्टिकल 19 ऑफ द WHO कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लायंस के अनुसार होगी। एंड तो इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स को कवर किया जाएगा, डाटा शेयरिंग आप मान के चलो, अगर टाइमली मैनर में डाटा शेयरिंग होती, प्रॉपरली होती, तो कहीं ना कहीं
इस पेंडेमिक को और अच्छे से डील किया जा सकता था, हो सकता था कि इसको स्प्रेड करने से मिनिमाइज किया जा सके। तो डाटा शेयरिंग काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है अगर हमें ग्लोबल पेंडेमिक या ग्लोबल इश्यूज को ही क्यों ना हैंडल करना पड़े। तो इट इज एक्सपेक्टेड टू कवर द एस्पेक्ट लाइक डाटा शेयरिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग के डाटा को भी कवर करेगा, बिकॉज जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से हम जो वायरस के या फिर बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो वैक्सीन का, ड्रग्स का एंड रिलेटेड रिसर्च थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड यूरोपियन यूनियन ये भी चाहता है कि जो वाइल्ड लाइफ मार्केट्स हैं, जंगली जानवर या फिर जीव सबकी जो खरीद बिक्री होती है वर्ल्ड ओवर मार्केट्स में, उस पर बैन लगाया जाए और इसको इस ट्रीटी में डाला जाए, है ना। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो चाहता है वाइल्ड लाइफ मार्केट्स पर बैन हो, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो आपके वाइल्ड लाइफ मार्केट्स हैं, इसके कारण आपका जो एनिमल किलिंग सब प्रमोट होती हैं कहीं ना कहीं, और इसके कारण वायरस स्प्रेड होने के चांसेस काफी ज्यादा होती है। तो ये बात है। तो यूरोपियन यूनियन आल्सो वांट्स ए बैन ऑन वाइल्ड लाइफ मार्केट टू बी इंक्लूडेड इन द ट्रीटी। और आपको पता है ना, इंटरनेशनल लेवल पर ये जो इंडेंजर्ड स्पीसीज के ट्रेड होते हैं उसके लिए एक कन्वेंशन भी है, CITES, आपने सुना हो, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, CITES, है ना। CITES के अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2 जैसे होते हैं, आपको पता होगा। CITES के बारे में अच्छे से आपको जानना है फ्रेंड्स, ठीक है। और जो यूरोपियन यूनियन है वैसे तो चाहता है कि ये ट्रीटी को लीगली बाइंडिंग कर दे, लेकिन US, ब्राजील, इंडिया, इन्होंने सर्टेन रिजर्वेशंस इस लीगली बाइंडिंग एस्पेक्ट पर रेज किया है, यानी कि यूं कह सकते हैं कि पूरी तरह से सहमत नहीं है लीगली बाइंडिंग के ऊपर। एंड आर्टिकल 19 ऑफ द WHO क्या कहता है, तो ये जो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को अधिकार देता है कि भाई साहब आप कोई कन्वेंशन एग्रीमेंट्स अडॉप्ट कर सकते हो अगर वो हेल्थ से रिलेटेड हो। एंड इसके लिए याद रखना है आपको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होगी टू अडॉप्ट सच कन्वेंशंस और एग्रीमेंट्स, है ना। जैसे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जितने भी मेंबर होंगे, 2/3 of the members should be supportive in order to adopt such conventions or agreements. And sole instrument जो establish हुआ है under Article 19 to date is the WHO Framework Convention on Tobacco Control। तो देख सकते हो ये जो WHO Framework Convention on Tobacco Control, आर्टिकल 19 ही तो परमिशन देता है ऐसे फ्रेमवर्क कन्वेंशन को लाने के लिए, तो ये भी है। तो आर्टिकल 19 काफी ज्यादा चर्चा में, इसलिए हमें आर्टिकल 19 के बारे में पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसे हमने डिस्कस कर लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। रशिया थ्रेटन्स टू लेट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉल, यानी कि अभी जो यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, अब धीरे धीरे आप देख सकते हो ये जो युद्ध है, वॉर है, लंबी खींची चली जा रही है। इसके कारण एक एक आपके स्टेटमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट नेशंस आते जा रहे हैं, कोई यूक्रेन या फिर रशिया की तरफ से कुछ ना कुछ होते ही रहे हैं। तो देखते हैं क्या बातें इसमें आई है। और मेन है कंटेक्स्ट यहाँ पर आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जानना, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी न्यूज में आ गई है, तो इट कैन बिकम वन ऑफ द टॉपिक फॉर क्वेश्चनिंग इन द प्रीलिम्स। तो फियर्स तब निकल के आई जब रशियन स्पेस एजेंसी ने थ्रेटन किया कि भाई साहब ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसको या तो US या फिर यूरोप पर फॉल करवा देंगे। इवन देख सकते हो ओवर इंडिया और चाइना पर भी ये बातें बोली गई है इन द बैकड्रॉप ऑफ US इम्पोजिंग सैंक्शंस, यानी कि अगर US सैंक्शन इम्पोज करता है रशिया पर अमिड द यूक्रेन वॉर, तो फिर जो ISS है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसको US, यूरोप या फिर चाइना या फिर इंडिया पर गिरा सकता है। अब ये कैसे हो सकता है, वो ऐसे इसलिए हो सकता है बिकॉज ISS के 2 ब्रॉड सेगमेंट होते हैं। एक तो आपका पावर एंड सिस्टम का सेगमेंट होता है, और पावर और सिस्टम का जो सेगमेंट होता है वो US कंट्रोल करता है, लेकिन जो ISS को ऑर्बिट में रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो किसके पास है? रशिया के पास है। दैट्स वाई रशिया जो है ISS के ऑर्बिट और उसके मोशन को कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है। तो दैट्स वाई जब उसके ऑर्बिट या फिर मोशन को वही रेगुलेट करता है, तो वो ये भी कर सकता है कि ISS को फॉल भी करवा सकता है। तो ये दिक्कत है, ठीक है। एंड इसके तहत रशिया जो है पीरियोडिकली थ्रस्टर्स भेजते रहते हैं। थ्रस्टर्स मतलब जो
मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। तो ये जो थ्रस्टर्स होते हैं वो अपने आप को ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अटैच कर लेते हैं और जो भी मोमेंटम ISS को जरूरत होती है वो मोमेंटम मिलती है, सो दैट जो ISS है वो चलता रहे। लेकिन अगर ये थ्रस्टर्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे तो ISS आपका नीचे गिर जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये याद रख सकते हो आप। काफी मजेदार एक प्रकार से इंफॉर्मेशन है यहाँ से निकल रही है। तो ये बातें ही मैंने सिलेबस तो डिस्कस ही नहीं किया। तो सिलेबस में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस के टॉपिक से होगा। हाँ, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT स्पेस, तो स्पेस में आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने छोड़ दिया था। तो ISS की जो ऑर्बिटल फ्लाइट पाथ है वो ये याद रखनी है, यूजुअली डज नॉट टेक इट ओवर मोस्ट ऑफ द रशियन टेरिटरी, यानी कि रशियन टेरिटरी आपको पता है ऐसे कुछ करके है ना। तो जो ISS आपका फ्लाइट करता है, ऑर्बिट करता है, वो रशिया के अधिकांशतः टेरिटरी को कवर नहीं करता है, जबकि ISS के निर्माण में कहीं ना कहीं रशिया का भी रोल रहा है। तो ये अच्छे से याद रखना, यहाँ से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल सकते हैं। ISS ऑर्बिटल फ्लाइट पाथ यूजुअली डज नॉट टेक इट ओवर मोस्ट ऑफ द रशियन टेरिटरी। ठीक है, तो अगर हम बात करें ISS के बेसिक की, तो ओनली याद रखना है एकमात्र ऑपरेशनल स्पेस लेबोरेटरी है जो अर्थ को ऑर्बिट कर रही है, और ये लगभग जो अर्थ सरफेस से उससे 400 किलोमीटर एबव ऑर्बिट कर रही है, और 1998 से ही ये ऑर्बिट कर रही है। और ये ऑपरेट किया जाता है कोऑपरेटिव प्रोग्राम्स के तहत। कोऑपरेटिव प्रोग्राम में आपका यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, कनाडा, जापान ये सब आ जाते हैं। तो याद रखना है आपको, जापान, कनाडा, रशिया, US एंड यूरोप, ये पांचों 1 2 3 4 5। ठीक है, इसरो नहीं है, ये याद रखना है। एंड एक जर्नी अराउंड द अर्थ लगभग 1.5 आवर्स यानी कि 1.5 घंटे में कवर कर लेता है। 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटे में कवर कर लेता है एक जर्नी अराउंड द अर्थ, यानी कि अर्थ है उस एक जर्नी ये आराम से 1 घंटे एंड हाफ आवर्स में कर लेता है। एंड क्या सिग्निफिकेंस है ISS का, तो वैरायटी ऑफ जीरो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स ये करता है, स्पेस एक्सप्लोरेटरी स्टडीज करते हैं। आपको पता है बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉट्स है वो ISS में जाते हैं, वहाँ के जो इन्वायरमेंट है उसको समझते हैं, जीरो ग्रेविटी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो ये फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। India's स्मार्ट मीटरिंग प्रोग्राम हिट्स ए स्नैग, बिड्स सस्पेंडेड टिल March 15। तो जो भारत का स्मार्ट मीटरिंग प्रोग्राम था जिसके तहत स्मार्ट मीटरिंग घर घर तक लगाने की बात थी, उसमें कुछ टेक्निकल स्नैग देखने को मिले हैं। तो जो बिड्स है उसको सस्पेंड कर दिया गया है टिल 15 मार्च। तो इसी से रिलेटेड हमारा डेवलपमेंट है। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो द सिलेबस विल कवर आर्टिकल नंबर 4 इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी में ही ये आ जाएगा कवर आपका। तो देख सकते हैं एज पर द रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिए हैं स्मार्ट मीटर बिड्स को अंडर इट्स 3.03 ट्रिलियन रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। तो रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत बेसिकली स्मार्ट मीटरिंग को प्रमोट करने का एक ऑब्जेक्टिव है, और कुछ स्नैग आ जाने के कारण इसको अभी फिलहाल सस्पेंड किया गया है। तो बात करते हैं RDSS की, यानी कि रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम की। तो ये आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। ये जो आपका रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है, इसका बेसिक एम यही है कि जो इंडिया की एवरेज एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस है, AT&C लॉ, जब भी जो भी डिस्कॉम्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जब भी वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनको नुकसान होता है, AT&C लॉस। जैसे जब भी ट्रांसमिशन होगा तो हीट के रूप में सर्टेन इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाती है ना, या फिर यूं कह सकते हो कि बिजली चोरी भी आपका AT&C लॉस में आ जाता है। समझ में आया? तो इसका एम क्या था कि इंडिया की जो एवरेज AT&C लॉस है उसको 20% से घटाकर 12 से 15% करा जाए। आप समझ सकते हो कितना आपका AT&C लॉस आ रहा है, 20% है अभी फिलहाल, और उसको 12 से 15% कम करना है।
तो अगर डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल हेल्थ बढ़िया करनी है, उसकी जो कंडीशंस अच्छी करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, AT&C लॉस को हमें कम करना पड़ेगा, बहुत कम करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो आपके डिस्कॉम्स होते हैं वो उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है बहुत ही डीपली प्रभावित होती है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो डेफिसिट है बिटवीन द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द प्राइस, जिस प्राइस पर सप्लाई की जाती है उसको जीरो करना है बाय 2024 25। इसको बढ़िया से समझ लो। जैसे अभी लेट्स से एक डिस्कॉम कंपनी है, उसको 10 रुपये कॉस्ट लगती है, ठीक है, 10 रुपये कॉस्ट लगती है और मात्र 8 रुपये ही उसको रेवेन्यू के रूप में आता है, बिकॉज बहुत सारे लॉस हो जाते हैं। तो इसका मतलब -2 का घाटा चल रहा है ना, तो -2 से उसको कहां पर लाके लाना पड़ेगा, पहले जीरो लाना पड़ेगा, -2 से -1 करो, माइनस फिर जाके आप जीरो लेकर आओ। तो ये हुआ आपका डेफिसिट कम करना, ठीक है। तो अभी जो है बहुत सारी डिस्कॉम कंपनियां लॉस में चलती है, कहने का मतलब ये हुआ। और स्मार्ट मीटर की बात करें तो एक एडवांस्ड एनर्जी मीटर है जो आपका एनर्जी कंजम्पशंस जो भी घरों में किए जाते हैं उसको आराम से ट्रैक किया जा सकेगा, ठीक है। और स्मार्ट मीटर इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए स्मार्ट ग्रिड। बेनिफिट क्या होगा स्मार्ट मीटरिंग की, तो कस्टमर्स के लिए जो भी वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उस पर ग्रेटर कंट्रोल होगा, इनहांस्ड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल सही, जो भी चीजें स्मार्ट हो जाती हैं उसमें कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं बढ़ने की संभावना होते हैं। कैसे, तो बेटर कंप्लेंट मैनेजमेंट है ना, बेटर ऑपरेशन, सिस्टम स्टेबिलिटी, रिलेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब है। एंड डिस्कॉम्स के लिए क्या फायदा होगा, तो AT&C लॉसेस कम होंगी, और जब ये AT&C लॉसेस कम होगी तो जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो आपका इंप्रूव होगा एंड एनर्जी कंजर्वेशन की दिशा में भी कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। एंड जो बिल पेमेंट्स किए जाते हैं कस्टमर्स के द्वारा वो भी आसानी से हो सकेगा। नहीं तो पहले क्या होता था, फिजिकली यू हैव टू गो टू द ऑफिस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड वहां पर आपको जो बिल है वो पेमेंट करने पड़ते थे। अब सारा सिस्टम डिजिटल हो रहा है तो फिर आपको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसी प्रकार से स्मार्ट मीटरिंग का कंसेप्ट आएगा तो जो बिल पेमेंट्स है उसमें और ज्यादा सहूलियत आएगी एंड बिलिंग एक्यूरेसी भी बढ़िया होगी। लेकिन इश्यूज निकल कर आ रहे हैं। पहली बात तो जो प्रीपेड फंक्शनैलिटी के ऑप्शन है इस मीटर्स में उसको ऑपरेशनलाइज करने में डिले हो रहा है। व्हाट डू मीन बाय प्रीपेड फंक्शनैलिटी, यानी कि पहले तो आप बक्सा में पैसे भरो, यानी कि जितना आपने भरा है पैसा उतने ही पैसे तक आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चलेगा। जैसे होता है ना, आपने टीवी में पैसा भरा 300 रुपये है ना DTH में, और अगर वो 300 रुपये खत्म हो गया तो आपकी सर्विसेज बंद हो जाएगी। वही है आपका प्रीपेड फंक्शनैलिटी, लेकिन इसको अभी ऑपरेशनलाइज करने में डिले हो रही है। साथ ही साथ कनेक्शंस एंड डिसकनेक्शंस मैनुअली किए जाते हैं। तो जो एम एंड ऑब्जेक्टिव था स्मार्ट मीटरिंग का जिसके तहत ह्यूमन इंटरवेंशन को अवॉइड करना था, तो कहीं ना कहीं ये अवॉइड नहीं हो पा रही है। एंड साइबर सिक्योरिटी रिस्क तो आता ही होता है। जब भी स्मार्ट का कंसेप्ट आएगा, स्मार्ट डिजिटल, स्मार्ट समथिंग, स्मार्ट वॉचेज या फिर कुछ भी जहां पर इंटरनेट से एसोसिएटेड होगा, तो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का इश्यू आएगा ही आएगा। और आप देख सकते हो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए। वी हैव द नेशनल स्मार्ट मीटरिंग प्रोग्राम जिसके तहत लगभग 250 मिलियन कन्वेंशनल मीटर्स जो है उसको रिप्लेस करना है स्मार्ट वन। 250 मिलियन मतलब समझ तो 25 करोड़। और ये रिड्यूस करेगा पावर थेफ्ट को एंड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी इंश्योर कर सकेगा। एंड वी आर द नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन प्लान्स एंड मॉनिटर करता है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम जो रिलेटेड है आपका ग्रिड एक्टिविटीज इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्स किया है लैंडमार्क रूलिंग ऑन डेथ पेनल्टी, ठीक है। तो डेथ पेनल्टी पर सर्टेन जजमेंट्स निकल कर आई हैं। तो क्या बातें हैं इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स से, इससे पहले भी मैंने 2-3 आर्टिकल इस पर डिस्कस किए हैं, तो वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो सिलेबस देखते हैं पहले। तो आर्टिकल नंबर 5 विल कवर, हाँ देख सकते हो, मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशन, बॉडीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दिस वल्नरेबल सेक्शन, यहाँ पर आ जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने चानूलाल वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में कहा है कि डेथ सेंटेंस अगर किसी कन्विक्ट को दिया जाता है तो बिफोर अबॉर्डिंग द डेथ सेंटेंस प्रॉपर साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक इवेल्युएशन किए जाने चाहिए कोर्ट्स के द्वारा, सो दैट एसेस किए जा सके उस व्यक्ति के प्रोबेबिलिटी को कि आगे अगर इस व्यक्ति के अंदर रिफॉर्म की प्रक्रिया अगर इनिशिएट की जाती है तो क्या वो रिफॉर्म हो सकता है, क्या सुधर सकता है। अगर हाँ तो फिर उस पर कहीं ना कहीं
रिफॉर्म करने का एक ऑप्शंस होना चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि डेथ पेनल्टी को एज ए लास्ट ऑप्शन रखो और इससे पहले सारे ऑप्शंस को तराशो कि क्या वो रिफॉर्म भी हो सकता है क्या। तो यही बात है, ठीक है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट को भी रिफर किया। फॉर एग्जांपल बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। तो आप देख सकते हो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया डॉक्ट्रिन ऑफ व्हाट, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, यानी कि जो डेथ पेनल्टी या फिर कैपिटल पनिशमेंट दिए जाने चाहिए वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस पे दिए जाने चाहिए। साथ ही साथ मैंडेट भी किया था कि कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ एग्रीवेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस का इन कनेक्शन विद द एक्यूज। तो एग्रीवेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस क्या होता है? जब हम बात करते हैं एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस, तो इसके तहत ये पता लगाया जाता है कि जो क्राइम कमिट किए गए वो किस मैनर में किए गए, क्या मोटिव था क्राइम को कमिट करने का, सेवरिटी ऑफ क्राइम क्या था, एंड विक्टिम ऑफ क्राइम। तो इन सबको एसेस किया जाता है एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस के तहत। और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस नाम से पता चल रहा है इसके तहत क्या क्या पॉसिबिलिटी है रिफॉर्म्स की या रिहेबिलिटेशन की ऑफ एन एक्यूज, या फिर उसके मेंटल हेल्थ को भी देखा जाता है, उनके एंटीसीडेंट्स सब जो है उनको भी कंसिडर किया जाता है। तो ये हो गया आपका मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस और ये हो गया एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस। और उसके बाद देख सकते हो माची सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 का जो जजमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर इल्यूसिडेट किया था रेयरेस्ट ऑफ रेयर की डॉक्ट्रिन को एंड सर्टेन गाइडलाइंस सेट की थी इन द डेथ सेंटेंस केसेस। एंड 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो अनएक्सप्लेन्ड डिले होता है इन एग्जीक्यूशन, ये कहीं ना कहीं ग्राउंड है फॉर कम्यूटेशन ऑफ डेथ पेनल्टी एंड इनमेट हिज और हर किन और इवन ए पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन फाइल कर सकते हैं रिट पिटीशन को सीकिंग कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब समझते हो आप? कम्यूटेशन मतलब क्या होता है? सिंपल मतलब है इसका कि जो आपका हैवियर पनिशमेंट है उसको लाइटर पनिशमेंट में सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। तो कम्यूटेशन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इनटू अ लाइटर फॉर्म, है ना। एग्जाम्पल देख लो, डेथ सेंटेंस लेट से दी गई और उस पर अगर कम्यूटेशन का प्रिंसिपल लगाया गया तो उसको आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये है कम्यूटेशन। लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा भी होगा, ये सब पार्डनिंग पावर होते हैं प्रेसिडेंट के, कि आपका पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया ऑल दीज आर्टिकल्स, होप यू अंडरस्टूड। सो फरलो को आप अच्छे से देख लेना एक बार, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। तो फरलो, पेरोल, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। जब हम फरलो की बात करते हैं तो जो आपके कन्विक्टेड पर्सन होते हैं जेल में, उसको हम लीव ऑफ एब्सेंस देते हैं फरलो में, ठीक है। और पेरोल के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि कोई स्पेसिफिक इमरजेंसी या एक्सीजेंसी आ गई है कन्विक्ट के सामने, तो प्रिजनर्स को सर्टेन दिन के लिए छुट्टी के ग्रांट दिए जाते हैं, उसको हम पेरोल कहते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस एंड डिफरेंशिएशन है बिटवीन फरलो एंड पेरोल, तो इसको आप देख लेना फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आई थिंक डिस्कस भी किया था एक बार इसे। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, चलिए इसको डिस्कस ही कर लेते। तो अभी क्या था कंटेक्स्ट, जेल्ड देरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम, इसको फिर से जेल में सेंट बैक कर दिया गया है बिकॉज इनका जो फरलो पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हम लीगल टर्म्स में फरलो की बात करें तो एक प्रकार से जो भी कन्विक्टेड होते हैं, कन्विक्टेड पर्सन, उसको एक लीव ऑफ एब्सेंस दिया जाता है फ्रॉम द प्रिजन कि भाई साहब आप जाओ, सर्टेन पीरियड के लिए आप प्रिजन्स के बाहर जा सकते हो, लीव ऑफ एब्सेंस मतलब, ठीक है। एंड जबकि पेरोल की बात करते हैं तो ये स्पेसिफिक एग्जिजेंसीज को मीट करने के लिए, कुछ इमरजेंसी हो गई, लेट से कोई रिलेटिव्स चला गया, तो इस प्रकार की स्पेसिफिक एग्जिजेंसीज जब आती हैं तो फिर पेरोल दिया जाता है। एंड ये जो फरलो है, ये फरलो जनरली तब दिए जाते हैं जब एक स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ ईयर जेल में गुजार लेता है जो भी आपका कन्विक्टेड है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि फरलो जो दी जाती है विदाउट
एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन अच्छे से याद रखना है। और पेरोल में रीजन जरूरी है, रीजन यानी कि स्पेसिफिक एग्जिजेंसीज को मीट करने के लिए पेरोल दिया जाता है, लेकिन फरलो इज गिवन विदाउट एनी रीजन, अच्छे से याद रखना है। और जो कंडीशन है फॉर ग्रांटिंग फरलो वो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, बिकॉज प्रिजन एक स्टेट सब्जेक्ट है आपका, अंडर स्टेट लिस्ट आता है। और ये याद रखना है फरलो देना या ना देना ये आपका प्रिजन्स या प्रिजनर का कोई लीगल राइट नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं क्लेम कर सकता कि भाई साहब फरलो इज आवर फंडामेंटल राइट या फिर लीगल राइट, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इट इज नॉट ए लीगल राइट ऑफ द प्रिजनर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो आपका लगातार कंटिन्यूस बेसिस पर जो जेल में गुजार रहा है, तो थोड़े से समय के लिए उसको छुट्टी दी जाए कि वो सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट हो सके, बातचीत कर सके, है ना, ये होता है। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया ऑल दीज आर्टिकल्स, होप यू अंडरस्टूड। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।